अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफे से परेशान अवाम मुसलसल एक हफ्ते से खैबर से कराची और लाहौर से गवादर तक सरापा एहतजाज हैं। आज इस्लामाबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद और सक्कर समेत मुख्तलिफ शहरों में ताजे शटर डाउन करके सड़कों पर आ गए और हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के खिलाफ नारे लगाए। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शरह सूद मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र क्रैश कर गई। गुज़श्ता 5 रोज़ से जारी मंदी में आज 100 इंडेक्स से 1242 पॉइंट्स निकल गए और इंडेक्स 45,200 पर आ गया। पाकिस्तानी रुपया आज चौथे रोज़ भी दबाव में रहा। इंटरबैंक में $1 की कीमत पे फरोख्त 305 रुपये 54 पैसे रही, जबकि ओपन मार्केट में यही डॉलर कहीं 322 रुपये में मिल रहा था और कहीं पर 328 रुपये में भी दस्तयाब नहीं था। अप्रैल 2022 जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो डॉलर 178 रुपये का था और 17 माह में इसमें 127 रुपये का इजाफा हुआ। इससे भी ज़रा अगर हम पीछे जाएं तो मई 2021 में डॉलर 150 रुपये में दस्तयाब था और 2.25 साल बाद यानी आज डॉलर दुगनी कीमत में मिल रहा है। लेकिन 2008 में 75 रुपये में मिलने वाला डॉलर 2019 में जाकर 150 रुपये तक पहुंचा था। यानी तकरीबन 10 साल बाद डॉलर की कीमत दुगनी हुई। इससे बखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी रुपया कहाँ खड़ा है। कौमी ख़जाने की अगर हम बात करें तो इसमें अगरचे 13.25 अरब डॉलर पड़े हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें से हमारे कितने हैं और दोस्त ममालिक के कितने हैं। कहने को हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ना तो यहाँ सब्जियाँ सस्ती हैं और ना ही फल। इस साल चीनी की पैदावार जायद हुई तो डार साहब की तजर्बेकारी की बदौलत हमने ये चीनी सस्ती बरामद कर ली और अब 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से महंगी चीनी दरामद की जा रही है। महंगी बिजली और इस पर बेजा के टैक्स, पेट्रोल और डीजल के बम भी फटने के करीब हैं। ऐसे में वज़ीर ख़जाना साहिबा का ये कहना कि सोचती हूँ ये ओहदा कबूल क्यों किया, तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रही। और फिर इन सब मुआशी मसाइल का हल क्या है और किसके पास है इसका हल, इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात खुर्रम हुसैन साहब ने। खुर्रम हुसैन साहब, मार्केट काबू में नहीं है, रुपया मुसलसल नीचे गिर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे कि IMF ने हाथ बांध रखे हैं या निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है? निगरान हुकूमत तो एक ही चीज कर सकती है और वो IMF प्रोग्राम जो है उसके रास्ते पे रहे, जो भी हो जाए। उस रास्ते से उतरने की वजह से ही हम लोग इस सिचुएशन में मौजूद हैं अभी। तो ऑप्शंस अभी लिमिटेड हैं बहुत, और साहिबा शमशाद अख्तर ने जो सेनेट को बताया कल कि हमारे पास नहीं है ऑप्शन इस रास्ते से उतरने की, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त बताया। अच्छा खुर्रम साहब, हम देख रहे हैं कि लोग जो है बिजली की कीमतों पे थोड़ा बाहर आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, कुछ लोग हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर IMF इसको कंसीडर करेगा? आई थिंक कंसिडर तो कर सकते हैं, वो देख तो सकते हैं इसको, वो समझ भी रहे हैं, उनको नजर आती हैं ये सारी चीजें। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इस प्रेशर पे सकम कर गए और आपने कह दिया लो कि ठीक है हम आवाम को रिलीफ दे देते हैं और बिजली की बिल कम कर दिए, तो आप वो पैसे कहाँ से लाएंगे उसको पूरा करने के लिए, जहां हुकूमत के पास खुद वो पैसे हैं नहीं और उसने कर्जे ले लेके पिछले 2 या 2.5 सालों में एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि उसके आज जो नेट फेडरल रेवेन्यूज हैं उससे ज्यादा तादाद में उसको अपने कर्जे अदा करने के लिए जरूरत आती है, तो वो कहाँ से लेके आएंगे। एंड जब तक इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं आता तो वो इस रास्ते से उतर सकते नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फिजिकली। तो खुर्रम हुसैन साहब, एक बताइए कि आज मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसमें बड़ा दिलचस्प आखिरी फिक्रा तो बहुत डरा देने वाला है। आपने कहा है कि अभी जो कुछ आगे आ रहा है उसको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें। आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या कहीं खुदा न खास्ता हम इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे? पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, मैंने ये नहीं कह रहा कि हम जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पॉसिबल है, मुमकिन है। अभी जो आप देख रहे हैं डिवैल्यूएशन में जो हुआ है पिछले चंद दिनों में, आप तो देख रहे हैं बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है और आज रात जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे अनाउंस किए जाएंगे, ये सब शुरुआत है इस चीज की। और ये शुरुआत उसकी है कि ये प्रेशर्स अब कोई 2.5 साल से इकोनॉमी में बिल्डअप कर रहे हैं। 2.5 साल, आप मई 2021 से आप एक्सचेंज रेट को देखना शुरू करें, आपको पता चलेगा कि 150 रुपए का होता था तब मई 2021 में। आज उसने 300 रुपए क्रॉस कर
है, यानी कि डॉलर की वैल्यू डबल हो चुकी है वर्सेस द रुपी 2 साल या 2.5 साल के पीरियड में। अब आप पीछे जाएं टाइम में और देखें कि भाई मई 2021 से पहले वो उसको कितना टाइम लगा था अपनी वैल्यू डबल करने में, और आपको पता चलेगा कि 10 साल से ज्यादा लगे थे। 2008 में उसकी वैल्यू 75 रुपए होती थी, उसको 10 साल से ज्यादा लगे हैं 150 रुपए पहुंचने में। यहां उसने अपनी वैल्यू डबल कर ली है 2 या 2.5 साल के अंदर। क्लियरली पिछले 2-2.5 सालों में कुछ हो रहा है जो खत्म नहीं हो रही कोई चीज, कहीं से कोई प्रेशर पैदा हो रहा है जो जितना मर्जी ये लोग वैल्यू कर ले, जो भी मौजूदा हुकूमत हो, जो भी वो कर ले, ये प्रेशर अपनी जगह रहता है, खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी चीज आप देख लें कि तब से लेके आज तक इन्फ्लेशन का जो ग्राफ बनता है, और आप देखेंगे कि मई 2021 से चंद माह बाद सीपीआई इंडेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन को मेजर करती है, वो भी ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है और रुकती नहीं है। वहां से लेके आज तक एक तारीखी लेवल पे महंगाई आ गई है और अभी तक रुक नहीं रही, या अगर रुकती है तो बहुत वक्ती तौर पे रुकती है और फिर चढ़ना शुरू कर देती है। तो ये प्रेशर कहां से आ रहा है जो खत्म ही नहीं हो रहा किसी सूरत, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अच्छा, बजाय इसके कि हम सिर्फ हर अलग अलग मौके को ऐसे समझें। खुर्रम हुसैन साहब, कुछ लोग ये सजेशन भी दे रहे हैं कि निगरान हुकूमत IMF से ये तय कर ले कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। एक बार अगर इसे फिक्स कर लिया जाए तो इससे भी शायद कोई आसानी हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, IMF ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है वहां पे। वो कह रहे हैं कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, ना हम पिक करेंगे ना आप, ये मार्केट करेगी पिक, और मार्केट करेगी सप्लाई एंड डिमांड की बुनियाद पे। मैं आज अपने आर्टिकल में कह रहा हूं कि मार्केट एक्सचेंज रेट है ही नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि कोई मार्केट ही नहीं है। ठीक है, कोई खास एक्सचेंज फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी इतनी खास नहीं है जिस तादाद में होनी चाहिए अगर नॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट कर रही हो। और नंबर 2 कि जो भी रुपी लिक्विडिटी है मार्केट में, वो तो तकरीबन सारी की सारी हुकूमत खुद आके उठा के लेके जा रही है अपना खसारा पूरा करने के लिए। ये मार्केट कंडीशंस थोड़ी है। तो इस सिचुएशन में आई थिंक ये फैसला करना कि एक्सचेंज रेट कहां तक जाएगा इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्टेट बैंक इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है? बताइए कि इस सिचुएशन से निकल कैसे सकते हैं हम। जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेट यानी हुकूमत भी लिक्विडिटी का अपना प्रॉब्लम मार्केट से सॉल्व कर रही है, डॉलर उठा रही है, तो ये बताएं हम इस विशियस साइकिल से अब कैसे निकले? एक तरफ करेंसी है, एक तरफ इन्फ्लेशन है, कौन निकालेगा? क्या निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है या हमें एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए? और कितने अरसे में, अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, तो कितना अरसा लगेगा यहां से निकलने में? जी, निगरान हुकूमत का मैंडेट तो है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये अग्रीमेंट जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, ये उन गुज़श्ता हुकूमत साइन करके छोड़ के गई थी उनके लिए। तो वो कह सकते हैं कि भाई इस अग्रीमेंट के पीछे लीगली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैंडेट था और हमारा काम है इसको कायम रखना और इसके ऊपर अमल करना। तो इस बात में तो कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो अब स्टेप्स लेने हैं उनको कम से कम 1 साल लगेगा। उससे कम तो इट्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि 1 साल से कम में हो सकता है ये काम। और निगरान हुकूमत अब अपने आप को कब तक निगरान समझ रहे हैं, उनकी आउटगोइंग डेट जो है उस पर शदीद अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं है। तो इट्स नॉट क्लियर कि ये इनके पास मैंडेट बेशक हो, इनका माइंडसेट है या नहीं है इस रास्ते पे चलने के लिए जो उनके लिए बना के छोड़ के गई है पिछली हुकूमत और IMF जो बना के उनको दिया हुआ है। अच्छा खुर्रम हुसैन साहब, अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि शरह सूद में भी मजीद इजाफा होगा, उससे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन कौन मुतासिर होगा? उससे ज्यादातर इम्पैक्ट तो सनतकारों पे आएगा नंबर 1, और नंबर 2 हुकूमत पे आएगा, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स शरह सूद में ये 2 ही होते हैं। जो भी बहुत लार्ज स्केल पे बोरोइंग करते हैं वो इससे इम्पैक्ट होते हैं। उसके अलावा आपके व्यूअर्स में जो लोग हैं जिन्होंने कार लोन लिया हुआ है या जो बहुत बड़े क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कैरी कर रहे हैं या जिन्होंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उसकी किस्तें अदा कर रहे हैं, वो भी इससे मुतासिर होंगे। बट ज्यादातर जो इम्पैक्ट है वो तो सनतकारों पे और हुकूमत के ऊपर ही आएगा इसका।
तो खुरम साहब ये बताइएगा कि जो अभी आपने इशारत ने जिक्र किया कि हमें निगरान गवर्नमेंट की आउटगोइंग तारीख का नहीं पता, ये कि इन्होंने कब जाना है, तो ये जो सियासी बेयकीनी है ये कितना रोल प्ले कर रही है हमारे इन इकोनॉमिक वोज में, ये जो मुश्किलात हमें जिनका सामना है? ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें। अभी निगरान हुकूमत का देखें, हमें नहीं पता कि इनकी आउटगोइंग डेट क्या होगी, लेकिन एक और बात आप सोच रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि उनकी आउटगोइंग डेट क्या होगी। तो जो लोग आए हुए हैं उनको बताया आप एक टेम्पररी इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो 6 महीने 8 महीने 9 महीने कितने अरसे के लिए यहाँ पे होंगे। वो इस माइंडसेट में नहीं आ सकते जिस माइंडसेट की जरूरत है अभी, कि कुछ लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी के सिलसिले में हमें शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो तकलीफदेह होंगे। ये माइंडसेट एक शॉर्ट टर्म हुकूमत नहीं ले सकती। और अगर आप देख लें पिछले 18 महीने से भी हम यही समझ सकते हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट जो थी वो भी एक निगरान हुकूमत ही थी एक लिहाज से। लीगली तो ऑब्वियसली उसका अपना एक और दर्जा था, लेकिन वो एक एज एन इंटरिम गवर्नमेंट ही चल रही थी। तो वो भी इसी माइंडसेट में थे कि यार ये प्रेशर्स जो भी हैं ये अगली हुकूमत जो आएगी वो सेटल करेगी, हम तो बस इनको किसी ना किसी तरह मैनेज करके टाल के जुगाड़ इधर उधर कर करके अपना वक्त निकाल लें। तो ये वाला माइंडसेट बहुत नुकसानदेह होता है जहां पे कोई इंपॉर्टेंट किस्म की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, लेकिन हुकूमत जो होती है वो शॉर्ट टर्म टैक्टिकल माइंडसेट में ही होती है सिर्फ। अच्छा खुरम साहब, दिसंबर 23 के बाद हमें एक और सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर हम ये देखें कि फर्ज किया मैं कोई मतलब कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक स्पेकुलेशन थोड़ी सी कर रहा हूं, अगर ये निगरान गवर्नमेंट चलती रहती है और इलेक्शन का वक्त गुजर जाता है, या इसी गवर्नमेंट को 2-3 साल के लिए ये बता दिया जाता है कि गवर्नमेंट आइंदा 2-3 साल तक चलेगी या 4 साल तक चलेगी, तो ये सूरत जो होगी क्या ये हमारी मुश्किलात में कमी करेगी या इजाफा करेगी? ये अच्छा सवाल है। देखें, अब आप स्पेकुलेटिव सवाल पूछ रहे हैं तो मैं फिर अपनी जाती ओपिनियन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे ख्याल में ये हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा इसकी वजह से। और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो कि अगर आपने इस किस्म की कोई गेम खेलनी है कि लॉन्ग टर्म इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट आए, तो जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने यही किया था 2000 से लेके 2002 तक जो हुकूमत थी उनकी, अगर वो मॉडल फॉलो करना है तो अभी जो मौजूदा लोग बैठे हैं इस हुकूमत में उनके साथ तो नहीं आप कर सकेंगे। अच्छा। आपको फिर जैसे परवेज मुशर्रफ ने बाकायदा एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाई थी, फिर आपको पूरी निगरान हुकूमत की जो मेकअप है वो चेंज करना होगा, पहली चीज। अच्छा। नंबर 2, IMF और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट दोनों ने कहा है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पे पाकिस्तान को रहना है। वो इस चीज को फेवर करते हैं। अगर इस निगरान हुकूमत की ड्यूरेशन जो है उसको इतना लंबा खींचना है तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना बड़ा जरूरी होगा। और फिलहाल जो मेरी बातें हो रही हैं सीनियर लॉयर्स के साथ, वो तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस मुशर्रफ साहब के पास तो एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, PCO था, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन को परे किया हुआ था, बिल्कुल पूरा मुल्क एक PCO के अंदर चल रहा था। अभी तो वैसी सूरत हाल नहीं है, तो फिर अगर उस टाइप की कोई चीज करनी पड़े इनको तो वो दैट गोज अगेंस्ट द विशेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द IMF एज वेल। तो आई थिंक बहुत मुश्किल और बहुत नुकसानदेह होगा टू ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दैट कि इस निगरान हुकूमत की ड्यूरेशन जो है उसको इतना लंबा खींच लें कि पूरी एडजस्टमेंट जो है वो इनके जिम्मे में। अच्छा खुरम साहब, दिसंबर 23 के बाद हमें 15 अरब के कर्ज भी वापस करने हैं और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि उसके लिए डॉलर कहाँ से आएंगे। तो आप क्या समझते हैं इस निगरान हुकूमत के लिए क्या चैलेंज होगा? क्या कोई मिनी बजट भी आ सकता है? देखिए, मिनी बजट तो लाजिम मेरे ख्याल में आएगा। खैर लाजिम शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इम्कानात बहुत हाई हैं कि मिनी बजट कुछ ना कुछ इनको अनाउंस करना पड़ेगा। लेकिन उसका डेट सर्विसिंग से इतना ताल्लुक नहीं होगा, उसका ज्यादातर एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज से ताल्लुक होगा। जिन डेट सर्विसिंग की आपने बात की है जो दिसंबर तक पाकिस्तान ने करने हैं, वो तकरीबन सारे हो चुके हैं। अब से लेके दिसंबर तक डेट सर्विसिंग इतना बड़ा बर्डन नहीं है। दिसंबर के बाद जो हमें पे करने हैं वो
दिसंबर के बाद तो एक बहुत बड़ी अदायगी आ रही है अप्रैल के महीने में। अप्रैल 2024 में $1 अरब का बॉन्ड मैच्योर कर रहा है जो पाकिस्तान ने रिटर्न करना होगा। तो उससे पहले फैसला करना है कि भाई क्या हमने ये पैसे वापस देने हैं या हमने इनके जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको पलट के कहना है कि यार हमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत होगी। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि हमारी जो आइंदा आने वाली, फर्ज किया कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है, क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन होगी कि खास तौर पर बिजली के मामले में वो आईपीपीज को जो हम पेमेंट्स करते हैं उन पे कोई मॉरिटेरियम लगा दे, आर्जी तौर पे उनको रोक दे, या उन पे डिफॉल्ट कर जाए, या अगर उनको डिफॉल्ट करती है उन पेमेंट्स पे, तो क्या पूरी दुनिया में हम डिफॉल्टर करार पाएंगे? उन पेमेंट्स को ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर किया गया था चंद साल पहले, आपको याद होगा इमरान खान साहब की हुकूमत में। उसमें प्रॉब्लम एक ये आती है कि नंबर 1, ये पेमेंट्स जो हैं दे आर कवर्ड बाय सॉवरेन गारंटी। तो अगर आप एक अग्रीमेंट के तहत इनको रिस्ट्रक्चर ना करें तो देन यस, फिर डिफॉल्टर नॉट ओनली एक डिफॉल्ट समझा जाता है, लेकिन इन इदारों के पास ऑप्शन है कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं आपके खिलाफ, जो शायद एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आज तक पाकिस्तान इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में मेरा नहीं ख्याल एक केस जीत सका है। शायद एक एग्जांपल था छोटा सा जो जीता था पाकिस्तान, लेकिन उसके अलावा तकरीबन सारे केसेस हारता ही है पाकिस्तान इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। दूसरा मसला उसमें यह है कि तमाम आईपीपीज जो हैं वो चाइनीज हैं, जो सबसे बड़े जिनकी कैपेसिटी पेमेंट्स है। बाकी जो लोकल आईपीपीज हैं उनकी तो कैपेसिटी पेमेंट्स इतनी बड़ी नहीं है, और चाइनीज के साथ वो चीज रिस्ट्रक्चर करना इज नॉट पॉसिबल। इमरान खान साहब ने ट्राई किया था और उनको पहले ही सवाल में ऐसा जवाब मिला था चाइनीज साइड से कि उन्होंने दूसरी दफा वो बात पूछने से परहेज। अच्छा खुर्रम साहब, अगर हम SIFC के अहदाफ हासिल कर लें तो उससे हमारी मईशत पर कोई बेहतर असर हो सकता है कम वक्त में? डिपेंड्स कि किस लेवल के वहां से पेमेंट्स आती हैं। अभी जो मैं सुन रहा हूं, जो सुनने में आ रहा है, एटलीस्ट आई डोंट नो ये कितना एक्यूरेट है या नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की अपनी इक्विटी है रिको डिक के केस में, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो बेचने की बात चल रही है किसी गल्फ बेस्ड सॉवरेन वेल्थ फंड को। ठीक है, अब इस पे डिपेंड करता है कि क्या प्राइस मिलती है आपको, कितनी जल्दी ये सारा काम हो सकता है, और उसकी तादाद क्या होगी डॉलर्स की। अभी जिस तादाद में पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, वो लगभग अंदाजन मुझे जो चीज नजर आ रही है, कोई अंदाजन कोई $2-3 अरब ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की इनफ्लो की जरूरत होगी टू मेंटेन विद और टू रिमेन विद इन द टारगेट सेट बाय द IMF। इस लेवल का आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक SIFC कुछ तो हेल्प कर सकता है, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ से आपको निजात मिल सकती है सूरत हाल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ थे। एक ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे इसकी तो कोई खैर खबर नहीं, लेकिन 14 मई के इंतखाबात से मुतालिक आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह रिमार्क किया कि जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदलिया मुदाखलत करेगी। आइन किसी की जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात तो 90 रोज में नहीं हो सके, लेकिन अब कौमी असम्बली और 4 असम्बलियों के इंतखाबात भी डामाडोल हैं, और ये लड़ाई भी जारी है कि इंतखाबात की तारीख देगा तो आखिर देगा कौन। अलबत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये इंदिया दिया है कि आइंदा चंद रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल बेयकीनी अब भी बरकरार है। दूसरी तरफ सितंबर भी आन पहुंचा है। चीफ जस्टिस साहब 16 रोज़ बाद सुबुकदोश होने वाले हैं, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी अब भी एक मुअम्मा है। इसकी क्या वजह है, और आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की सियासत क्या रंग दिखाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब, आम इंतखाबात के हवाले से तो हम देख रहे हैं एक धुंध सी छाई हुई है, मुआशी हालात अबतर होते जा रहे हैं और मजीद से मजीद बदतर भी होते जा रहे हैं। कम अज़ कम चले इंतखाबात के मामले पर ही आज जो चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया, और फिर इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि वो जल्द इलेक्शन शेड्यूल दे देगा, आपको ये बेयकीनी ख़त्म होती दिखाई दे रही है?
जी शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही, बल्कि शायद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अच्छा। आज भी जो पिटीशन, जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन है वो डिसमिस की है, उसमें बहुत ताख़ीर हुई। हम्म। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अक्सर हमने देखा कि 58(2)(b) के तहत जुनेजो साहब की गवर्नमेंट जब ख़त्म की गई थी, तो बाद में ये कहा गया कि हाँ, गलत जो है उसको ख़त्म किया गया था, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन का ऐलान हो गया है, हम्म। लिहाजा आप लोग इलेक्शन में चले जाएं। यानी हमने कभी भी उनको सजाएं नहीं दी जो इन सब चीज़ों के मुर्तकिब रहे। जी। तो अब भी अगर आप ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई है, तो फिर क्या? हम्म। यानी 14 मई गुजर गया। हम्म। 14 मई को जो वायलेशन होनी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, वो तो हो गई वायलेशन। तो फिर क्या हुआ? जी। तो मजहर भाई, यही हुआ ना कि मजहर भाई ये आप बताइएगा अगले कि ये इलेक्शन तो की तरफ जा रहे हैं। आप अगले इलेक्शन, हाँ फिर ठीक है, जी, नवंबर ये में तो होता है, मामला नवंबर में ये ही तो इलेक्शन मामला हो बिल्कुल जाएगा। ठीक है कि तौहीन अदालत का मामला रुका हुआ है, तौहीन अदालत लग जानी चाहिए थी। लेकिन मजहर भाई ये बताइए कि क्या आपको पॉलिटिकल पार्टीज बारिंग पीटीआई क्या इस बात पे यकसू नजर आती हैं कि वो इलेक्शन चाहती हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी चाहती है और उसकी उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करना, कम से कम सिंध की हद तक। बल्कि अच्छा। वो इसलिए भी जल्दी चाहते हैं क्योंकि अर्बन सिंध में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस वक्त है। हम्म। और उनको ये नज़र आ रहा है कि माजी के मुकाबले में वो कराची में जो है वो कराची, मीरपुर खास वगैरह में या हैदराबाद में नशिस्तें पहले के मुकाबले में उनकी इम्प्रूव होगा। अच्छा। तो लिहाजा उनको उनको ये सूट करता है कि इस वक्त नवंबर में इलेक्शन हो। दूसरे ये कि जब इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो उन्हें ये भी नज़र आ रहा है कि नैब अचानक एक्टिव हो गई है और हम्म। तकरीबन पार्टी के तमाम सरकर्दा जो पिछली हुकूमत के लोग हैं वो अंडर वॉच और अंडर सर्विलेंस हैं। और जो है वो, और ये मैं आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये मैं ठीक। वैसे ही नहीं बात ये हबीब साहब भी खबर दे चुके हैं प्रोग्राम में हमारे। जी। तो ये जो चीज़ें हैं, इस वजह से पीपल्स पार्टी को नवंबर में इलेक्शन सूट करता है और पीपल्स पार्टी इसके लिए खासी आगे तक जा सकती है अगर इलेक्शन नवंबर में नहीं होते। अच्छा। नून लीग को नहीं तो सूट करता। मजहर साहब, जी जी जी, आप बता रहे हैं नून लीग को सूट नहीं करता, और किस किस को सूट नहीं करता? नहीं करता, इसलिए कि उन्हें उनका जो कैंपेन चलाने के कैंपेन चला सकते हैं, जो सारे फैसले कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब, उनके पास इतना जो टाइम नहीं होगा अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन फरवरी में ज़्यादा सूट करेंगे। फरवरी से भी आगे जाएं तो उन्हें इतना ज़्यादा बड़ा मसला शायद उनके लिए ना हो। और इसी तरीके से जेयूआई को नहीं सूट करते इस वक्त इलेक्शन। तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम को सूट नहीं करते, इसलिए एमक्यूएम जो है वो चाहती है कि डीलिमिटेशन, और उसका उसका कुछ वैलिड रीजन भी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डीलिमिटेशन होती हैं तो उन्हें 3-4 सीटों पे फायदा हो सकता है। ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन से एमकेएम को फायदा होगा और पीपल्स पार्टी को नुकसान हो सकता है। देखिए, जो 2018 में एमक्यूएम के साथ, और ये भी अगेन इंफॉर्मेशन, एमक्यूएम के साथ ज्यादती हुई थी 2018 में। उनकी बहुत सी नशिस्तों पे जो चीज़ें हुई थी वो इंजीनियरिंग हुई थी, और ये खासी हद तक बात प्रूवन है कि वो इंजीनियरिंग हुई थी। ये अलग बात है कि हमारी यहाँ बदकिस्मती से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, जिनको 4 महीने में फैसला देना होता है, वो 5 साल में भी फैसला नहीं देते। लेकिन अब उसके बाद जिन लोगों ने भी ये किया, उनको अब ये चीज़ हर्ट करी, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था कि उस टाइम पे अगर ये चीज़ें नहीं होती तो जो 22 अगस्त वाला वाक़या हुआ था थोड़ा, उसके बाद एमक्यूएम को अगर 8-10 नशिस्तें वहाँ से मिलती कराची से, तो एमक्यूएम पाकिस्तान खासी हद तक रिकवर्ड कर जाती तो फेज से। जी जी। अच्छा मजहर भाई, आपको लग रहा है कि पीटीआई इलेक्शन में होगी, बल्ले का निशान बैलेट पे होगा, और अगर ऐसा होता है तो वो जो आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं जो पीटीआई की एब्सेंस में पैदा हुआ है कराची में या पंजाब में,
तो आपको लगता है कि वो अगर बल्ले का निशान होता है तो फिर वो वैक्यूम तो नहीं रहेगा? देखिए, पीटीआई को तो यही उम्मीद है। अब मसला ये है कि वो फियर फैक्टर, मेरे ख्याल में एक फियर फैक्टर जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फियर फैक्टर सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वोटर नहीं निकलेगा। मसला ये है कि मसला उनका होगा कैंडिडेट्स का, और कैंडिडेट्स का इसलिए मसला होगा कि जिस तरह हिडन प्रेशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों पे। अभी आपने देखा कि कराची में एक पीटीआई की रैली निकली थी, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। तो पीटीआई के लिए इस तरीके से एक अनसीन और हिडन किस्म के जो प्रेशर्स हैं वो अपनी जगह होंगे। अब उसमें और फिर जाहिर है पीटीआई बहुत सी जगहों के खैबर पख्तूनख्वा या दूसरी जगहों पे उनकी जो लोग थे वो चले गए, तो ऑर्गेनाइजेशनली जो है वो उतनी प्रोएक्टिव पीटीआई हो नहीं सकती क्योंकि प्रेशर्स बहुत हैं। अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि प्रेशर बिल्कुल जो है विड्रॉ हो जाएंगे, एकदम फ्री हैंड मिल जाएगा। वो मुझे कम से कम आज की सिचुएशन तक होता हुआ लग नहीं रहा। इमरान खान साहब फील्ड में हों या ना हो, लेकिन वो जो दबाव है वो मुझे लगता है, और पीटीआई के लोग जिनसे होती है उनसे बात होती है तो वो फील करते हैं, वो हीट फील करते हैं। पीटीआई को उतना शायद फायदा उस तरीके से ना हो जो माजी में हमने 2018 में देखा था। तो मजहर साहब, एक देखिए कि पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि बिजली के रेट्स बढ़ने पे शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। आज भी मुजफ्फराबाद में हमने देखा कि तकरीबन हड़ताल की सी कैफियत है, और भी कई शहरों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अगर ये मामला आगे बढ़ता रहता है, ये एहतजाज जो है बगैर किसी पॉलिटिकल अम्ब्रेला के होते चले जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन को करीब ले आएंगे? क्योंकि इसके बगैर तो चारा नहीं होगा यहाँ से निकलने का। जी बिल्कुल, ये जो दबाव ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये किस तरह बिल्डअप होती है ये हमें देखना होगा। अभी तो ठीक है कि स्पॉन्टेनियस चीज़ नज़र आ रही है, वो स्पॉन्टेनियस चीज़ क्या कन्वर्ट होती है किसी बड़ी मूवमेंट में, क्या वो कन्वर्ट होती है, हमें देखना है। कल परसों में जो स्ट्राइक्स होती हैं वो तो अभी हम ट्रेडर्स की सतह पे देख रहे हैं ना, ट्रेडर्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बंद कर दी। पब्लिक की सतह पे कितनी बड़ी तहरीक में ये बदलती है, ये हमें देखना है, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये कन्वर्ट किस तरीके से होती है। क्या ये कोई, मुझे वो तो नहीं लगता कि अरब स्प्रिंग टाइप की कोई चीज़ तो नज़र नहीं आती मुझे, लेकिन अगर एक इफेक्टिव मूवमेंट ये बिल्ड हो गई तो इलेक्शन लड़ने वालों में जो है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस मूवमेंट का साबका पीडीएम और पीपल्स पार्टी को होगा। अच्छा, और मजहर साहब, आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अगर इंतखाबात नहीं होते वक्त पर तो पीपल्स पार्टी इसके लिए कुछ भी करेगी। कुछ भी से क्या मुराद है? देखिए, वो जाहिर है वो जलसे जुलूस भी करेंगे, वो लीगल कोर्ट्स में भी जाएंगे, और हो सकता है अब ये पीटीआई के भी रवैये पे हो कि अगर इलेक्शन आगे बढ़ते हैं और पीएमएलएन इलेक्शन आगे बढ़ाने में और पीएमक्यूएम उस साइड पर होती है, तो पीपल्स पार्टी पीटीआई को ऑफर कर सकती है कि हम मिल के मिनिमम एजेंडे के साथ जा सकते हैं कि इलेक्शंस कराएं, बाकी हमारा अलग अलग एजेंडा हो। हाँ। और जो पीटीआई जिस सिचुएशन में पीटीआई में शाह महमूद कुरैशी इस तरह के लोग हैं, उसको आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि आगे चल के पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कम से कम इलेक्शन करवाने की हद तक जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। अच्छा मजहर साहब, कुछ लोग इन खदशात का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर इस वक्त बर वक्त इलेक्शन के लिए सब जमातें इकट्ठी ना हुई तो हालात किसी और तरफ भी जा सकते हैं। आप समझते हैं ऐसा हो सकता है इस सूरत हाल में? बहुत मुश्किल है, जो हम जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रही हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कि वो सिचुएशंस जाते हुए अभी लग नहीं रही, क्योंकि अच्छा। वो एक बहुत ही बड़ा, देखिए इस वक्त जो जल्दी इलेक्शन का प्रेशर है वो सिर्फ इन पार्टियों की तरफ से नहीं है, वो इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक डेमोक्रेटिक वो एक गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट आए जो 5 साल के लिए हो, उससे फिर नेगोशिएशंस की जाए। अगर ये पूरा सिस्टम ही लिपट जाता है तो फिर हम 90s और 80s में चले जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है मुझे कम से कम इस वक्त तो नज़र नहीं आता।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हम नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से और आने वाले दिनों में सियासत का रंग क्या होगा इस हवाले से। हबीब साहब, लगता है चीफ जस्टिस साहब ने आपकी गुज़श्ता रोज़ की बात सुन ली और चलें बहरहाल उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त तो इलेक्शन कमीशन की मुस्तरद कर दी और साथ ये भी कहा है कि जहाँ भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदलिया मुदाखलत करेगी। अब आपको इसके बाद क्या लग रहा है, तौहीन अदालत भी हो सकती है और इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल लग रही है? जहां तक आपने मेरी बात सुनी जाने की बात की है तो आपको पता है कि ये किसी न किसी दर्जे में अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ये आपकी बात से ऐसा लग रहा है। अच्छा। तो देखिए मैंने अज़राए मज़ाक की बात और दस्तूर की जी बिल्कुल, ये अच्छा किया आपने वाज़ेह कर दिया। देखिए जो दस्तूर का तकाजा है और जो कानून का तकाजा है वो यही है कि दस्तूर तमाम तर कवानीन से बालातर है और दस्तूर के अंदर भी जो इलेक्शन है वो हर चीज से बालातर है कि उसे अपने मुकर्रर करदा तरीक़ेकार और तयशुदा वक्त पर होना उसका लाजमी है। इसी सूरत में दस्तूर के तहत पॉलिटिक्स आगे बढ़ सकती है। तो लिहाजा आज अदालत ने रीइटरेट कर दिया इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मुस्तरद करके जी। लेकिन ये काम यहां तक मुकम्मल नहीं हुआ जब तक ये तय नहीं होगा कि अदालत का हुक्मनामा किसने हवा में उड़ाया, किसने रद्दी की टोकरी में डाला। सही। अब उसमें अगर हम अदालत की हदायत की रोशनी में जो उन्होंने 14 मई के इलेक्शन के हवाले से फैसला जारी किया था अप्रैल में, तो उस पे अगर जरा गौर करें तो उसका हमें पता चलता है कि उसमें एक रुकावट तो इलेक्शन कमीशन था। बिल्कुल। अब इलेक्शन कमीशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको बुलाना चाहिए, ये तयन अदालत ने करना है। इसी तरह उस वक्त का वजीर खजाना जो था, उस वक्त का जो स्टेट बैंक का गवर्नर था, उस वक्त का जो सेक्रेटरी खजाना था, ठीक। अब ये वो सारे लोग थे जिनके नाम लेके जहां तक मुझे याद पड़ता है फर्दर ऑफ कोर्स वजीर खजाना का नाम नहीं था, लेकिन वजीर खजाना ने बाद में ये कहा कि हमने अदालत के हुक्म को फलां के सामने पेश किया, फलां के हुक्म को फलां के सामने पेश किया और एक जो है जिसे कहते हैं एक पूरी सूरत हाल को उलझाने की कोशिश की। तो लिहाजा अब देखना यह है कि वजीर कौन है इसका तौहीन अदालत किस पे लगेगी। वजीर आजम पे भी लग सकती है, ये जो यानी उस वक्त के वजीर आजम पे जो हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त के वजीर खजाना जनाब इसहाक़ साहब थे और इलेक्शन कमीशन को भी इन सब चीजों का जवाब देना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सदर मुमलिकत ने भी एक खत लिखा था, उस खत का जवाब आ गया। आज भी सदर मुमलिकत ने एक इजलास बुला रखा था और आपको पता है ऐवान सदर में जो सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज साहब हैं वो बतौर सदर के मुशीर के काम करते हैं। तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इजलास बुला के ये गौर करना शुरू कर दिया है कि आखिर ये जो कानून जो है क्या वो है जो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो दस्तूरी तकाजा है या अब वो है जिसकी तरफ हुकूमत की तरफ से यानी वजारत कानून की तरफ से जवाब आया है। अब साथ ही ये फैसला आ गया है। इस फैसले में एक दिलचस्प चीज है कि ये फैसला जो सूरत हाल है कम से कम सूबों की सूरत हाल उस वक्त तक जो इलेक्शन एक्ट 2017 था उसमें तरमीम नहीं हुई थी, बिल्कुल उसमें तब्दीली नहीं हुई थी, तो लिहाजा वो इख्तियार किसके पास है। अच्छा, इसमें अब यह भी तय करना है कि जो गवर्नर का इख्तियार जहां पे है तो क्या वो वाकई गवर्नर का इख्तियार है या सदर का इख्तियार है। अच्छा, यानी ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई सिचुएशन। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं हुई, ये बड़ी सादा है। अच्छा, हमारे दस्तूर में अगरचे गवर्नर को अलग से मेंशन किया गया है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दस्तूर के मुताबिक, एक दस्तूरी कानून के मुताबिक एक ऐसा शख्स जिसको निजाम कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, गवर्नर का सिर्फ मकसद है कि ये इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सदर की मंशा के मुताबिक अपने ओहदे पे रहेगा, तो गोया उसके इख्तियारात जो हैं वो भी तो सदर के इख्तियारात हैं। यानी हबीब साहब जो आपकी बात से मैं समझ रही हूँ उसका मतलब यह है कि सदर साहब जो 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख थी वो इस्तेहकाक रखते हैं अब भी, और कौमी असम्बली के मामले पर चूंकि आप कौमी असम्बली के मामले पर आप ये समझते हैं कि सदर साहब तारीख नहीं दे सकते।
देखिए, मैं समझता हूं दस्तूर की रोशनी में। अच्छा, अब लेकिन ये है ग्रे एरिया, ये एक ओपिनियन है। अच्छा। इसकी दूसरी साइड के भी दलाइल अपनी जगह मौजूद है। ठीक। लेकिन मुझे इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि सदर मुमलिकत ने अगर तारीख दी इलेक्शन की, अगरचे कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कि वो उस पर गौर कर रहे हैं कि वो इलेक्शन की एक तारीख दे दें और 90 दिन के अंदर दे दें, या इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों के लिए वक्त मांगा हुआ है उस वक्त के बाद की दे दें, जनवरी फरवरी की भी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वैसे ये कहा है कि मुमकिन हम चंद रोज में हल्का बंदियों का दौरानिया कम करके इलेक्शन शेड्यूल दे दें। इलेक्शन कमीशन की बात पे कोई भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अगर गुज़श्ता एक साल में अपनी जिम्मेदारियां तरीके से निभाई होती तो इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार पे और इलेक्शन कमीशन के हत्ता के इलेक्शन कमीशन की दीवार पर बैठे हुए परिंदे की बात पर भी एतमाद किया जाता। उसकी क्रेडिबिलिटी तबाह हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने जितनी दफा, आज भी आप देखिए ना कि जो फैसले में लिखा है कि आपने, यानी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, अदालती हुक्म था बिल्कुल जब चंद दिन रह गए थे इलेक्शन के नतीजे में, इलेक्शन में, तो इन्होंने एक दागदी नजरसानी की अपील, दरखास्त, उसका देखिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के इस रवैये ने बड़ी नाखुशगवारियों को जन्म दिया है। तो लिहाजा इस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अदालती हुक्म माना जाएगा, इस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल यह है कि सिस्टम के अंदर से और सिस्टम के ऊपर अब जो प्रेशर्स आ रहे हैं, ये बिलखुसूस बिजली के मामलात जिस तरह आगे बिगड़ रहे हैं और करेंसी के मामलात जिस तरह, हमारा सिक्का यानी रुपया जिस तरह बेतौकीर होता चला जा रहा है, ये मामलात ऐसे हैं कि अब सिस्टम पर दबाव बढ़ जाएगा और इलेक्शन का रास्ता हमवार हो हालात ऐसे हो चुके हैं कि बर वक्त इंतखाबात का तकाजा जो है वो अब जोर पकड़ रहा है और जायज़ भी है और होने भी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।